नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य यानी जो मौर्य वंश है, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, यानी जो मौर्य वंश है उसका संस्थापक कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। और देखिए, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। घनानंद जो है वह नंद वंश का जो है अंतिम शासक है। ठीक है, और नंद वंश का जो स्थापक है यानी जो उसका स्थापना किया उसका नाम है महापद नंद। क्या नाम है? महापद नंद। ठीक है दोस्तों, आपको नंद वंश के बारे में कुछ जानकारी रखनी चाहिए। तो नंद वंश का जो संस्थापक कौन हो गया? महापद नंद। ठीक है, और उसका अंतिम शासक कौन हो गया? घनानंद। ठीक है, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक हो गया। और जो घनानंद है वह सिकंदर का समकालीन में था। ठीक है, और जो घनानंद है इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हराया था। और किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। और चाणक्य का जो दूसरा नाम है कौटिल्य, और इसका और एक नाम है विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य को जो है हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह जो है आगे जाके जो है चंद्रगुप्त का जो है प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये जो है आगे जाके क्या बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनता है। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो है घनानंद को युद्ध में हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था। ठीक है दोस्तों, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह घनानंद को युद्ध में हराकर मौर्य वंश का जो है स्थापना किया। ठीक है, कौन वंश का? मौर्य वंश का जो है स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, और जो चाणक्य है इसका एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अस्त्र शास्त्र। क्या नाम है? अस्त्र शास्त्र। किसका, कौन लिखा है? तो चाणक्य लिखा है, अस्त्र शास्त्र। ठीक है, और जिसका संबंध किसके है? तो राजनीति से संबंध। इस बुक का संबंध किसके है? तो राजनीति से। ठीक है, इन सभी बातों को जो है आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब देखिए आगे जाते हैं। चंद्रगुप्त जो है मगध की राजगद्दी पर जो 322 ईसा पूर्व में बैठ रहा। कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में जो है वह मगध का राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, और यह जो है जैन धर्म का अनुयायी था। किसका था? जैन धर्म का। यदि आप लोगों ने जैन धर्म के बारे में हमारे वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जैन धर्म के बारे में उसका एक अलग वीडियो, और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। यदि आप लोगों ने इन दोनों के बारे में नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके वहाँ पहले देख लें। मैंने बहुत अच्छी तरह से दोनों धर्म का विस्तार से जानकारी वहाँ दी है। ठीक है दोस्तों, इसका मैं लिंक नीचे में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आगे देखते हैं। इसने 305 ईसा पूर्व में सेल्कुस निकेटर, ठीक है, से युद्ध किया। अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह सेल्कुस निकेटर से युद्ध करता है। कब? 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, 303 ईसा पूर्व में अंतः लंबे युद्ध के बाद, यानी जो युद्ध जो है स्टार्ट का हुआ 305 ईसा पूर्व में से युद्ध स्टार्ट हुआ और 2 साल तक चला। यानी 303 ईसा पूर्व के अंत में जो है लंबे युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ। यानी 2 साल बाद जब युद्ध 303 में खत्म हुआ तो कौन इसका विजय हुआ? विजय किसका हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ। और एक संधि हुआ, ठीक है, यूनानी दूत के साथ। और एक संधि हुआ किसके साथ? यूनानी दूत के साथ। यानी जो सेल्कुस निकेटर का दूत था जिसका नाम था क्या? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, इस संधि शर्त के अनुसार जो दूत के साथ जो संधि हुआ था, यानी मेगास्थनीज जो उसका दूत था, किसका? सेल्कुस निकेटर था। तो उसके साथ जो संधि हुआ उसके साथ सेल्कुस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। ठीक है, किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। देखिए, नाम आपको अच्छा से याद रखना है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, और को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। ठीक है, पहले अपना बेटी यानी
कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। और 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, चारों को जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और अब जो है इसके बदले में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया। ठीक है, कितना हाथी दिया? 500 हाथी दिया। अब देखिए आगे जो है सेल्यूकस का राजदूत यानी मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ठीक है, जो उसका जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज, वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और इन्होंने जो है एक बहुत ही इसका जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज लिखा है। मेगास्थनीज का कौन पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। ठीक है, नाम को आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या होगा? इंडिका। और कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला में उपवास के दौरान हो गई। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? तो 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और इन्होंने राजगद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में। यानी मौर्य वंश का जो है कब से स्टार्ट हो गया? 322 ईसा पूर्व में से जो है स्टार्ट हो गया मौर्य वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए बिंदुसार जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र क्या नाम है उसका? बिंदुसार। वह कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसी साल जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुआ था। अब देखिए आगे है अमृत घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अब देखिए बिंदुसार को जो है अमृत घात भी कहा जाता था, जिसका नाम क्या है? शत्रु विनाशक, यानी शत्रु का नाश करने वाला। क्या नाम है? शत्रु का नाश करने वाला। ठीक है, शत्रु विनाशक। आगे है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। अब देखिए क्वेश्चन यदि आएगा एग्जाम में कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन। देखिए मैंने इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को ही सिर्फ लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारी बातों को जो है आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला जो है पॉइंट, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब देखिए यह भी एग्जाम में बहुत बार आया है कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बतलाया है? तो क्या होगा? 16 राज्यों का। कितना होगा? 16 राज्यों का। ठीक है, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो सिंहसेन कहा गया। और उसका दूसरा नाम क्या था? तो अमृत घात। इसका क्या अर्थ होता है? तो शत्रु विनाशक। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार बिंदुसार की मृत्यु 273 या 272 के आसपास जो है यानी इतना ईस्वी पूर्व में जो है हो गई। यानी बौद्ध स्रोतों के अनुसार बिंदुसार का जो मृत्यु है 273 या 272 के आसपास जो है ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद, यानी बिंदुसार कब मरा था? 273 या 272 लगभग उसके ईसा पूर्व मरा था। तो उसकी मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रों में जो है लगभग जो है 4 साल तक जो है संघर्ष हुआ। 4 साल तक जो है उनके पुत्रों में संघर्ष हुआ। और 4 साल के बाद यानी 269 ईसा पूर्व में जो है उनका जो पुत्र अशोक, क्या नाम है? उनका पुत्र अशोक जो है राजगद्दी पर बैठा 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में, क्योंकि उनके पुत्रों में जो है 4 साल तक जो है संघर्ष हुआ था। 4 साल तक संघर्ष हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला है अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी लगभग जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया? तो 261 ईसा पूर्व यानी राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष के बाद। ठीक है, और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी आक्रमण करने के बाद क्या किया? कलिंग का जो राजधानी है यानी तोसली, उस पर क्या किया? अधिकार जमा लिया।
अब देखिए जो मेन जो पॉइंट हम लोग सिर्फ लिए हैं इस वीडियो में वह है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु, यानी आएगा क्वेश्चन कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो क्या होगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ठीक है, अगला उनका माता का नाम जो है वह सुमदांगी था। क्या नाम था? सुबद्रांगी। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, सुबद्रांगी। अगला है इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, बहुत बार, कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, तो क्या होगा श्रीलंका। उनका पुत्र का नाम क्या हो गया? महेंद्र, और पुत्री का नाम क्या हो गया? संघमित्रा। ठीक है, और माता का नाम आपको सुबद्रांगी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अब देखिए ये बहुत ही आई है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया, तो क्या हो जाएगा? अशोक ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक की अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए अशोक का जो अभिलेख है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो क्या होगा? 3 भागों में। उनका नाम क्या क्या है? तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। क्या क्या होगा? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अब देखिए आगे, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाट्रेडी पैंथेलर ने की। अब देखिए अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई, तो क्या होगा? 1750 ईस्वी में। किसने की? तो पाट्रेडी पैंथेलर ने की। ठीक है, और शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। कितनी है? 14। आपको जो है संख्या याद रखना, कितना संख्या है? 14 संख्या है। ठीक है, आगे, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप की हुई। अब देखिए अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसने प्राप्त की, तो क्या होगा? जेम्स प्रिसेप। ठीक है, कब किया? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी में। आगे है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। देखिए जो उनका शिलालेख हुआ कितना है? 14 है, और स्तंभ लेख कितना है? 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सा लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। अब देखिए अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। क्या है? रुम्मीदेई। उसके बाद अशोक का 7वां अभिलेख जो सबसे लंबा है। यदि क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अभिलेख जो है अशोक का सबसे लंबा है, तो क्या होगा? 7वां। और उसके बाद है मौर्य वंश का अंतिम शासक। क्या कौन सा है? कौन है? तो बृहदत्त। कौन है? बृहदत्त जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए है इसकी हत्या, यानी जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहदत्त, इसकी जो हत्या है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी। अब देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, इसकी हत्या किसने किया? तो उसके ही सेनापति ने, उसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कब किया? तो 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, और मगध पर जो है शुंग वंश का जो है नींव डाला, यानी उसके बाद मगध पे शिव वंश का जो है स्थापना हो गया। कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, इस प्रकार हम देखें कि मौर्य शासन जो 137 वर्षों तक चला। कितना वर्षों तक? 137 वर्षों तक। अब देखिए पहला जो है इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व में जो है राजगद्दी पर बैठा था, और उसके बाद इसका जो अंतिम शासक बृहदत्त जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में हो गया। अब देखिए इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ 1, यानी 137 वर्षों तक जो है मौर्य शासन चला। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छी तरह से जाना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।